मेरा नाम अगस्टस लैंडोर है। एक जमाने में मैं न्यूयॉर्क का टॉप डिटेक्टिव था। केसेस सुलझाना मेरी फितरत थी, पर जिंदगी ने मुझे ऐसा ठोकर मारा कि अब मैं बस एक टूटा हुआ आदमी हूँ। नदी के किनारे एक छोटे से घर में रहता हूँ और विस्की मेरी साथी बन गई है। 3 साल पहले मेरी बीवी गुजर गई और मेरी बेटी मैटी, उसका जिक्र भी दिल को चूरा सा लगता है। सबको बताया मैंने कि वो किसी के साथ भाग गई, पर यह झूठ था। सच तो यह है कि उसने खुद को खत्म कर लिया, पर उसकी वजह वो बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना जान लो कि मैं अकेला हूं, एक ऐसी अकेलीपन जो हड्डियों तक चुभता है। उस सुबह जब मैं नदी के किनारे हाथ धो रहा था, वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के कुछ लोग मेरे घर आए। कैप्टन हिचकॉक फुल यूनिफॉर्म में और उसके साथ कर्नल थैर के 2 आदमी। उन्होंने बताया कि उनका एक कैडेट लीरॉय फ्राई एक पेड़ पे लटका हुआ मिला था, गला घोंटा हुआ, लाश ठंडी। पहले लगा शायद सुसाइड, पर जब लाश अस्पताल पहुंची तो किसी ने उसका दिल निकाल लिया था। ये कोई साधारण केस नहीं था। एकेडमी का नाम दांव पर था और उन्होंने मुझे, एक पुराने डिटेक्टिव को, इस घटना की गहराई तक जाने के लिए बुलाया। गवर्नर ने खुद मेरा नाम सजेस्ट किया, ऐसा उन्होंने कहा। मैं तैयार नहीं था, पर मेरी वही पुरानी जिज्ञासा ने मुझे खींच लिया। शायद इस केस में मैं अपने दुख को भूल सकता था। एकेडमी के ऑफिस में हिचकॉक ने मेरी तारीफों के पुल बांधे, पर उनकी आंखों में शक दिखा। मेरी शराब की लत शायद उन तक भी पहुंच चुकी थी। फिर भी मैंने अपने पर्सनल दुख छुपाए और केस के बारे में पूछा। फ्राई का मर्डर एक पजल था। न सिर्फ उसका गला घोंटा गया, बल्कि उसका दिल भी चुराया गया। ये काम किसी साधारण क्रिमिनल का नहीं था। मैंने अस्पताल जाके फ्राई की लाश देखी। डॉक्टर डैनियल मार्कीज, जो लाश चेक कर रहा था, ने बताया कि किसी ने चाकू से बड़ी साफ सुथरी तरह से दिल निकाला था। मैं हैरान था। ये काम कोई सर्जन ही कर सकता था, या कोई जो इंसानी जिस्म के बारे में काफी जानता हो। तभी मुझे फ्राई के हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला, जिसमें कुछ अधूरे शब्द लिखे थे। ये एक क्लू था, पर कैसा, ये अभी समझ नहीं आ रहा था। मैंने केस को गुप्त रखा। जैसे हिचकॉक ने कहा था, एकेडमी का नाम खराब नहीं होना चाहिए, और मेरी शराब की आदत भी उन्हें चुभ रही थी। उन्होंने साफ कहा, नो अल्कोहल टिल द केस इज सॉल्व्ड। मैं वापस उस जगह गया जहां फ्राई की लाश मिली थी। वहां एक सिपाही था जिसने लाश पहली बार देखी। उसने बताया कि रात के वक्त उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, और जब वो वहां पहुंचा तो फ्राई पेड़ पे लटका था। पर एक अजीब बात थी, उसके पैर जमीन को छू रहे थे। सुसाइड के लिए ये थोड़ी अजीब बात थी। मैंने उस सिपाही से पूछा कि कोई और वहां दिखा क्या। उसने मना किया। मैंने मुस्कुरा के उससे जाने दिया, पर मेरे दिमाग में शक का बीज बो दिया गया। हॉस्पिटल वापस जाके मैंने फ्राई की लाश खुद चेक की। उसके सर के पीछे एक गहरा घाव था और हाथों पे छोटे जख्म, जैसे उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की हो। यह सुसाइड नहीं, मर्डर था। तभी डॉक्टर मार्कीज आया, और वो भी घाव देख के हैरान था कि उसने ये पहले कैसे मिस किया। फ्राई के बंद मुट्ठी में वही कागज का टुकड़ा मिला जिसमें अधूरे शब्द लिखे थे। ये एक बड़ा क्लू था, पर इसका मतलब क्या था? मैंने सोचा शायद ये किसी मीटिंग का इनविटेशन था, जहां फ्राई को बुलाया गया और वहां उसका मर्डर कर दिया गया। तभी एक अजीब सा लड़का मेरी जिंदगी में आया, एडगर एलन पो, एकेडमी का एक कैडेट। वो अचानक उस जगह पे आ गया जहां मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसने बताया कि वो भी फ्राई के केस की अपने तरीके से जांच कर रहा था, और उसका यकीन था कि मर्डरर एक पोएट है। मैं हंसा, ये कैसा पागलपन था? पर एडगर के शब्दों में कुछ अजीब सा जादू था। वो अपने शायराना अंदाज में बोलता था, और उसकी बातों में गहरी समझ छुपी थी। बाद में मैंने उसे एक बार में देखा, जहां मेरी पुरानी दोस्त बारटेंडर पैट्सी ने बताया कि एडगर अकेला है, अपनी माँ की यादों में जीता है। वो अपनी माँ से बातें करता है, जो 20 साल पहले मर चुकी थीं। एडगर के इस अकेलेपन ने मुझे छू लिया, क्योंकि मैं भी तो उसी दर्द से गुजर रहा था। केस ने नया मोड़ लिया जब एक और कैडेट, बैलेंजर, पेड़ पे लटका हुआ मिला। उसके दिल के साथ साथ उसके शरीर के और हिस्से भी निकाल लिए गए थे,
और फिर एक तीसरा कैडेट स्टॉडर्ड अचानक गायब हो गया। मैंने सोचा शायद स्टॉडर्ड को लगा कि वो अगला निशाना है, इसलिए वो भाग गया। पर यह सब इतना सिंपल नहीं था। एकेडमी के आसपास एक और घटना हुई। एक गाय और एक बकरी के दिल निकाल लिए गए। ये सब सुन के मुझे लगा ये कोई साधारण कातिल नहीं, ये कोई ब्लैक मैजिक का रिचुअल था। मैंने एडगर को अपने साथ ऑफिशियली जोड़ लिया। वो अलग था, उसकी सोच, उसका अंदाज, सब कुछ। मैंने उससे वो कागज का टुकड़ा दिया जो फ्राई के हाथ में मिला था और कहा कि इसके अधूरे शब्दों को डिकोड करे। एडगर ने रात भर जागा और बताया कि ये चिट्ठी शायद किसी औरत ने लिखी थी जो फ्राई को उस रात बुलाने के लिए इस्तेमाल हुई थी। हमने ये भी सोचा कि शायद फ्राई किसी लड़की के चक्कर में वहां गया था। एडगर ने एक अजीब कहानी सुनाई। उसकी माँ जो मर चुकी थी उससे शायरी के जरिए बातें करती थी और उसने एक लड़की के बारे में शायरी लिखी थी जो शायद इस केस से कनेक्टेड थी। मैं ये सब सुन के थोड़ा हैरान था, पर एडगर पर भरोसा भी बन रहा था। मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक नई थ्योरी बनाई। ये मर्डर्स ब्लैक मैजिक से जुड़े हैं। मैंने और एडगर ने एक पुराने दोस्त से बात की जो अकल्ट के बारे में काफ़ी जानता था। उसने एक किताब दिखाई जिसमें लिखा था कि शैतान को खुश करने के लिए एक रिचुअल होता है जिसमें एक लटके हुए आदमी का दिल चढ़ाया जाता है। उसने हेनरी लकलेक का जिक्र किया, एक पुराना विच हंटर जो शैतान का पुजारी बन गया था और इमॉर्टैलिटी के रिचुअल्स के बारे में किताब लिखी थी। ये सुन के मेरे कान खड़े हो गए और जब मैंने डॉक्टर मार्किस के घर में वही किताब और हेनरी की तस्वीर देखी तो मुझे शक हुआ कि मार्किस का परिवार इसमें शामिल है। उनकी बेटी लिया जो सीजर्स से परेशान थी और उनका बेटा आर्टेमिस दोनों सस्पिशियस लगे। अब सब कुछ तेजी से बदल रहा था, जैसे कोई तूफान मेरे दिल और दिमाग में उठ रहा हो। मैंने और एडगर ने मार्कीज के परिवार पे अपनी नज़र टिकाई। एडगर ने बड़ी चालाकी से आर्टेमिस से दोस्ती कर ली थी। वो एक पार्टी में गया जहां उसने आर्टेमिस और उसके दोस्तों से बातें की और कुछ शॉकिंग बातें पता चली। फ्राई लिया से प्यार करता था, डॉक्टर मार्कीज की बेटी, पर लिया ने उससे धोखा दिया था, उसका दिल तोड़ा था। ये बात मेरे दिमाग में एक नया शक जगाती है। क्या लिया और आर्टेमिस इस मर्डर के पीछे थे? एडगर ने यह भी बताया कि आर्टेमिस ब्लैक मैजिक के बारे में काफी जानता था। एक बड़ा क्लू था, पर मुझे और सबूत चाहिए थे। एक रात जब मैं पैत्सी के बाहर में था, मुझे अचानक मैटी के रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे वो मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू, उसकी आवाज में दर्द। मैं उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वो गायब हो गई। एक लंबा दर्द भरा ठहराव, वो दर्द, वो गम मुझे हर पल खा रहा था। पर मैंने खुद को संभाला और केस पे फोकस किया। फ्राई की माँ ने मुझे फ्राई की डायरी दी थी जो कोडेड लैंग्वेज में लिखी थी। रात भर जाग के मैंने उसे डिकोड किया और पता चला कि फ्राई और उसके दो दोस्तों बेलिंगर और स्टॉडार्ड के बीच कुछ गहरा राज था। क्या ये तीनों किसी बड़े गुनाह में शामिल थे? ये सोच मेरे दिल में आग लगा रही थी। एक दिन एडगर ने बताया कि लिया ने उसे एक पुराने सुनसान घर में मिलने के लिए बुलाया है। मुझे कुछ गलत लगा। एडगर का शायराना दिल लिया के प्यार में डूबा हुआ था, पर मुझे उस पर शक था। मैंने डॉक्टर मार्कीज के घर की तलाशी ली थी। एक तस्वीर जो उसी शैतान पुजारी की थी। मेरा शक यकीन में बदल गया। मार्कीज का परिवार इस घटना के पीछे था। मैंने डॉक्टर मार्कीज को घेर लिया, उससे सच उगलवाने के लिए धमकाया। वो डर गया और सब कुछ कन्फेस करने लगा। उसने बताया कि लिया को एक सीरियस बीमारी थी, सीजर्स जो उसे मार डाल रहे थे। डॉक्टर्स के सब इलाज फेल हो गए थे। और फिर लिया ने बताया कि उसके पूर्वज हेनरी ले क्लर्क उससे बातें करता है। उसने लिया को एक रिचुअल के बारे में बताया जो उसे अमर कर सकता था। एक ऐसा रिचुअल जिसमें एक लटके हुए इंसान का दिल शैतान को चढ़ाना होता था। मार्कीज का पूरा परिवार इस शैतानी खेल में शामिल हो गया था लिया को बचाने के लिए। मुझे अचानक ख्याल आया, एडगर वो लिया के साथ उस पुराने घर में था। मैंने अपनी सारी ताकत जमा की और उस घर की तरफ भागा। रात अंधेरी थी, हवा ठंडी और भयानक। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि लिया और आर्टेमिस ने एडगर को बांधा हुआ था। लिया के हाथ में फ्राई का दिल था और वो कोई शैतानी मंत्र पढ़ रही थी। उसके माथे पे खून लगा हुआ था। एडगर बेहोश था, पर उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो लिया से इतना प्यार करता था कि उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। आर्टेमिस ने मुझे देखा और चाकू लेके मुझ पे झपट पड़ा।
मैंने उसे रोका, पर तभी एक मोमबत्ती गिर गई और देखते ही देखते पूरा घर आग के शोलों में घिर गया। लिया अपना मंत्र पढ़ती रही। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा जादू था, पर उसका चेहरा, उसमें इंसानियत नहीं थी, बस एक शैतानी जुनून। आर्टेमिस ने मुझसे लड़ना शुरू किया। उसके हाथों में चाकू चमक रहा था। मैंने उसे एक तरफ ढकेला, पर तभी एक जलती हुई लकड़ी लिया के ऊपर गिर गई। वो चीख पड़ी और आर्टेमिस उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। मैंने एडगर के बंधन खोले और उसे बाहर खींच लिया। घर के शोले भड़क रहे थे और लिया और आर्टेमिस उस आग में जल के खाक हो गए। मैंने डॉक्टर मार्कीज की बीवी को बचा लिया, पर लिया और आर्टेमिस वो खाक हो गए। एडगर को देख के मेरा दिल टूट गया। वो लिया से प्यार करता था और उसकी मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, पर उसकी आंखों में वो दर्द, वो मुझे अपने दर्द की याद दिलाता था। एकेडमी ने मुझे शुक्रिया कहा, सोचा केस सॉल्व हो गया, पर यह कहानी का अंत नहीं था। मेरा सच अभी बाकी था और वो सच एडगर के सामने आने वाला था। कुछ दिन बाद एडगर मेरे घर आया, गुस्से में। उसने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला। वो चिट्ठी जो फ्राई के हाथ में मिली थी, उसकी हैंडराइटिंग मेरी थी। हाँ, मैंने ही फ्राई को उस रात बुलाया था। अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ, क्योंकि शायद ये मेरी आखिरी कहानी है। 2 साल पहले मेरी मैटी एक बॉल से घर लौट रही थी, जब 3 कैडेट्स फ्राई, बैलिंजर और स्टोडार्ड ने उसका बलात्कार किया। उसने अपने दर्द से तंग आके खुद को एक पहाड़ से कूद के खत्म कर लिया। मैंने दुनिया से झूठ कहा कि वो भाग गई, पर मैं उसके गम में डूब गया। मैंने बदला लेने का फैसला किया। फ्राई का लॉकेट मेरी बेटी के पास था, तो मैंने उससे पहचान लिया। मैंने पैट्सी के नाम से चिट्ठी लिखी और फ्राई को उस रात बुलाया। मैंने उसे बेहोश किया और फिर उसका गला घोंट दिया, पर एक पेट्रोल आ गया, इसलिए मैंने लाश वहीं छोड़ी। किस्मत से उसी रात मार्कीज के परिवार ने उसका दिल चुरा लिया, जो मेरे लिए एक परफेक्ट कवर बन गया। मैंने केस के इन्वेस्टिगेशन का फायदा उठाया। फ्राई की डायरी से मुझे बैलिंजर का नाम पता चला। मैंने उसे भी मारा और उसका दिल निकाला, ताकि ये ब्लैक मैजिक का केस लगे। स्टोडार्ड का नाम भी पता चला, पर वो डर के एकेडमी से भाग गया। एडगर ने मुझसे पूछा कि मैंने स्टोडार्ड को क्यों छोड़ा। मैंने कहा, मुझ में अब और एक कत्ल की हिम्मत नहीं बची। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि स्टोडार्ड अपने गुनाह के बोझ में जीता रहे। एडगर के पास सबूत थे, मेरी चिट्ठियों के सैंपल्स, पर उसने उन्हें जला दिया। शायद उसने मेरी बेटी के दर्द को समझा। उसके बाद मैं उसी पहाड़ पे गया जहाँ मैटी ने अपनी जान दी थी। मैंने उसका हेयर रिबन हवा में छोड़ा और कहा, रेस्ट माई लव। शायद अब मैं भी अपने परिवार के साथ एक हो सकता हूँ।